नमस्कार। आज है 25 अप्रैल शनिवार। आज शाम की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरने के लिए देश भर में 28 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कानूनी पेच फंसे हुए हैं। वहीं महा विकास अघाड़ी की सत्ता में सेंध लगाकर बीजेपी सरकार बनाने की कवायद शुरू कर चुकी है और इसके साथ ही मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ईडी ने बड़ा शिकंजा है वो कस लिया है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इसे की वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है तबलीगी जमात को लेकर। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान में जब कोरोना वायरस की चर्चा होती है तो सबसे पहले तबलीगी जमात का नाम लिया जाता है और उसके बाद तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का नाम चर्चा में रहता है। और इस तबलीगी जमात के लोगों ने जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर इस कोरोना वायरस को फैलाया है, इस घटना को हिंदुस्तान की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। इस कोरोना वायरस के जो वैश्विक महामारी के दौरान हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन देश के गद्दारों से भी लड़ रहे हैं, देश के विरोधियों से भी लड़ रहे हैं। जिस तरह से तबलीगी जमात के लोगों ने किसी तरह से कोऑपरेट नहीं किया, प्रशासन के साथ किसी तरह से उनको मतलब ट्रीटमेंट में कोऑपरेट नहीं किया। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ बदतमीजी करने पर ये तबलीगी जमात के लोग उतारू हुए थे। और मौलाना साद अपने बिल में छुप कर कई तरह के ऑडियो टेप बाहर भेज रहा था, जिसमें वो कई टेप के अंदर तो जमातियों को भड़काने का काम कर रहा है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, ईडी, सीबीआई द्वारा पूरी तरह से शिकंजा मौलाना साद पर कसा गया तो मौलाना साद समझ गया कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तभी वो एक और अलग तरह के ऑडियो टेप बाहर निकालता है अपने बिल से, यानी कि उसमें वो जमातियों को बोल रहा है कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाओ, अपने अपने बिल से बाहर निकल आओ, छुपो मत, डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करो, डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट है वो करवा लो। इसके अलावा भी कई तरह की ऑडियो टेप उसके बाद उसने जारी की, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में अभी भी मौलाना साद नहीं आया है। लेकिन ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए मौलाना साद के इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए जो 2000 करोड़ रुपए की काली कमाई की गई है, उसका पूरा का पूरा काला चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया है। यानी कि ईडी के मुताबिक उसके 3 बेटे और एक भांजा, यानी मौलाना साद के 3 बेटे और उसका एक भांजा उसके इंटरनेशनल नेटवर्क को ऑपरेट करते थे। उसको पूरी तरह से ऑपरेट करने में इनके 3 जो बेटे और इसके एक भांजे के पास पूरी चाबी थी। और बड़ा खुलासा करते हुए ईडी ने बताया है कि श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरब, नेपाल, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तंजानिया, मलेशिया, थाईलैंड, कतर जैसे तमाम देशों से जो फंडिंग है वो मौलाना साद के खातों में होती रही है। लेकिन अब मौलाना साद को लेकर के जिस तरह से बड़े खुलासे हुए हैं, सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से जो शिकंजा कसा है इस मौलाना साद पर, उससे पता चला है कि 11 बैंक अकाउंटों पर ध्यान रखा जा रहा है। यानी कि विदेशों से जो मौलाना साद के खाते में फंडिंग होती थी उनको छोटे छोटे अमाउंट के रूप में कई खातों के अंदर जो बांट दिया जाता था। और अब 11 ऐसे जो बैंक अकाउंट हैं जिन पर अब ईडी की पूरी नजर है। और इसके अलावा मौलाना साद के फरार होने के बाद तक के टोटल 16 मोबाइल नंबर है जिनको ट्रेस किया जा रहा है मौलाना साद पर शिकंजा कसने के लिए, मौलाना साद की गिरफ्तारी करने के लिए, मौलाना साद को ट्रेस करने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरह से मौलाना साद को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इसको लेकर के कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। पर इतना निश्चित है कि सीबीआई, ईडी और क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से शिकंजा मौलाना साद पर कस लिया है और जल्द ही मौलाना साद को निश्चित है कि अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा या फिर दिल्ली पुलिस गिरफ्त में ले लेगी। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो दुकानें खोलने का बड़ा फैसला है वो गृह मंत्रालय द्वारा दे दिया गया है। यानी लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से ग्रीन जोन के अंदर 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट मिली थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी का विस्तार करते हुए आज 25 अप्रैल को गृह मंत्रालय द्वारा जो ग्रीन जोन के अंदर दुकानें खोलने का जो निर्णय है वो लिया गया है। कई तरह की दुकानें खोली जा सकती है, लेकिन इसके लिए कई तरह की शर्तें रखी गई है। जिस तरह से पहली शर्त है कि दुकान के सिर्फ 50%
जो स्टाफ है वही दुकान में मौजूद रहेगा। इसके अलावा पूरे स्टाफ को मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी जरूरी होगी। ऐसा नहीं है कि आप दुकान खोल कर बैठ गए और सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा करने पर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो इन बातों का ध्यान रखेंगे वही लोग हैं वो अपने अपने दुकानें खोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी दुकानें हैं वो नहीं खुलने वाली है। नहीं खुलने वाली दुकानों में शॉपिंग मॉल वगैरह, सैलून की दुकानें, सिनेमा घर, जिम, स्पोर्ट्स की दुकानें, बार, शराब की दुकानें, ये बिल्कुल नहीं खुलेगी। बिल्कुल पूरी तरह से पाबंदी है इन पर, ये बंद रहेंगी। अब खुल कौन सी सकती है वो भी बता देता हूं कि जिनको इजाजत मिली है वो ये है, आवासीय कॉलोनियों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। यानी कि जो घर के नीचे दुकान है वो भी खोल सकती है, और जो घर के नीचे नहीं, सिर्फ अकेले में कोई दुकान है वो भी खुल सकती है, लेकिन वो नगर पालिका या नगर निगमों के अंडर आने वाली होनी चाहिए। यानी कि उनमें रजिस्टर होनी चाहिए, एक स्थापना अधिनियम के तहत उनका पंजीकरण हुआ होना चाहिए, तभी वो दुकानें खोल सकते हैं, और वो भी ग्रीन जोन में दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ये एडवाइजरी जारी करने के बाद भी यदि कोई राज्य सरकार अपनी खुद की कोई एडवाइजरी जारी करती है तो उसके आधार पर ही अंतिम निर्णय है वो लिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन के अंदर पंजीकृत सभी, यानी स्थापना अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके द्वारा पंजीकृत जो दुकानें हैं उनको खोलने की छूट दे दी गई है। अब राज्य सरकारें तय करेगी कि उनमें उनके कौन से हॉटस्पॉट एरिया हैं, कौन से उनके ग्रीन एरिया हैं, कौन से उनके येलो जोन हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार का जो गाइडलाइन होगी वही अंतिम और सर्वमान्य होगी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है, उनको परमिशन दे दी गई है कि पंजीकृत जो रोजमर्रा की सामान की चीजें हैं उसको लेकर के छूट है वो दे दी गई है। लेकिन गांवों की जो सभी दुकानें, ग्रामीण इलाके की वो सभी दुकानें हैं वो खुली रह सकती है। ऐसे में गृह मंत्रालय द्वारा बड़ा जो निर्णय आज ले लिया गया है, और जिस तरह से ग्रीन जोन के अंदर काफी ज्यादा छूट भी दे दी गई है एक तरह से जो पंजीकृत दुकानें खोलने की, ऐसे में अब किसी को समस्या नहीं होगी, और ऐसे में जो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पालघर मॉब लिंचिंग का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कल फिर से पंजाब के होशियारपुर में एक और संत पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर जो पंजाब से निकल कर आ रही है। कल 24 अप्रैल रात को 9:30 बजे अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल हॉस्पिटल में ये जो संत हैं वो फिलहाल भर्ती हैं, काफी ज्यादा घायल हैं, गंभीर घायल हैं, और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। कल रात 9:30 बजे स्वामी पुष्पेंद्र जी महाराज अपने आश्रम में आराम कर रहे थे होशियारपुर के अंदर, तभी दो अनजान लोग दीवार फांदकर उस आश्रम में पहुंचते हैं, और सबसे पहले जो महाराज हैं ये स्वामी पुष्पेंद्र जी महाराज को बांधते हैं, उसके बाद उनके साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद वो घायल हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। यानी कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग का मामला पालघर में सामने आया था, उसी तरह से अब पंजाब में भी एक तरह से रंजिश के चलते या फिर जो कह सकते हैं कि अन्य कई कारणों की वजह से इन जो महाराज के साथ, संतों के साथ मारपीट है वो हुई है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 जून तक मास गैदरिंग पर रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन तो शायद 3 मई को शायद खत्म भी हो जाए, लेकिन जो यूपी के अंदर है वो गैदरिंग नहीं हो सकती 30 जून तक। गैदरिंग का मतलब भी काफी लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, और ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शादी समारोह या अन्य कोई धार्मिक समारोह 30 जून तक नहीं होने का फैसला लिया है। स्कूल कॉलेज भी 30 जून तक प्रतिबंध रह सकते हैं। हालांकि पूरी एडवाइजरी अभी तक इस स्कूल और कॉलेज के बारे में जारी नहीं की गई है, लेकिन मास्क डिस्टेंसिंग का मतलब ही यही है कि स्कूल और कॉलेज के अंदर किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ ना हो। ऐसे में स्कूल और कॉलेज भी 30 जून तक बंद है वो रह सकते हैं। कुल मिलाकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक एक तरह से मास्क गैदरिंग नहीं करने की पूरी एडवाइजरी है वो जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश के
के खरगोन में एक नाई की वजह से गांव के 6 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां दोस्तों, पूरे गांव को फिलहाल सील कर दिया गया है। मामले की जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर अपनी कटिंग करवाता है। उस टाइम जो तौलिया वगैरह यूज होता है उसी से संक्रमण होता है और पूरे गांव में संक्रमण की बढ़ने की जो एक तरह से जानकारी मिल रही है और 6 लोग फिलहाल इस कोरोना वायरस से पॉजिटिव है वो पाए गए हैं। इसीलिए जो नाई के सैलून वगैरह हैं उनको सबको बंद रखा गया है। इस गृह मंत्रालय द्वारा आज जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें, और ऐसे में शराब की दुकानें और नाई की दुकानें फिलहाल पूरी तरह से बंद रहेगी। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पालघर में 2 संतों और एक ड्राइवर की निर्मम हत्या के खिलाफ देश के साधु संतों सहित पूरे हिंदुस्तान में रोष व्याप्त है। जी हां दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कई संतों ने स्पष्ट चेतावनी उद्धव ठाकरे की सरकार को दे दी है कि यदि इन हत्यारों को कड़ी सजा नहीं मिलती है तो निश्चित है कि उद्धव ठाकरे की सरकार का घेराव करने के लिए लाखों की संख्या में जो साधु संत हैं, नागा साधु हैं, वो महाराष्ट्र में कूच करेंगे। 3 मई तक लॉकडाउन है और 3 मई के बाद इस तरह की घटना होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से इस लिपापोती करने का काम उद्धव सरकार इस मामले को लेकर कर रही है, पालघर मामले को लेकर के, लेकिन साधु संतों में काफी ज्यादा रोष व्याप्त है। भारतीय संत समिति के संतों ने उद्धव सरकार को घेरने के लिए 28 अप्रैल को देश भर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी करना भी शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, 28 अप्रैल को स्पष्ट तौर पर उद्धव सरकार को घेरने के लिए हिंदुस्तान के हिंदू संगठनों ने और हिंदुस्तान के जो साधु संत हैं उन्होंने 28 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही है और ऐसे में इसकी तैयारियां भी साधु संतों द्वारा शुरू कर की जा चुकी है। इसके अलावा एक दो महंत हैं जो आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं इस पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर के। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे यदि इस पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर के कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित है कि साधु संत हैं वो उद्धव ठाकरे का घेराव करने के लिए, उद्धव सरकार का घेराव करने के लिए महाराष्ट्र में कूच है वो कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार पर भरोसा नहीं है, इस तरह की बात इन साधु संतों द्वारा कही जा रही है और सीबीआई जांच की मांग भी ये साधु संत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो 110 लोगों की पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर के गिरफ्तारियां हुई थी उनमें से 70 लोगों की अब तक जमानत हो चुकी है और वहां के काश्तकारी संगठन ने इन 70 लोगों की जमानत भी ले ली है। यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से लिपापोती करने का काम इस पालघर घटना को लेकर के किया जा रहा है। 2 संतों और एक ड्राइवर की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों को सिर्फ 2-4 दिन में जमानत मिल जाती है। यानी कि किसी तरह की कड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है कि उद्धव सरकार की तरफ से नहीं की गई है। जिस तरह से जो ईसाई मिशनरी के द्वारा वहां पर हिंदू संगठनों को या फिर लोगों को हिंदुओं के प्रति भड़काने का काम किया जाता है, जिस तरह से हिंदू धार्मिक देवी देवता है उनके खिलाफ भड़काया जाता है ईसाई मिशनरी की तरफ से, और उन्हीं की तरफ से बनाया गया ये काश्तकारी संगठन आज निश्चित तौर पर 70 जो इन आरोपियों की जमानत ले चुका है और उद्धव सरकार इस पर किसी तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ साधुओं ने इस पालघर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है तो कुछ साधुओं ने इसे एनआईए को सौंपने की बात भी कही है। लेकिन इसी बीच भारतीय संत समिति के संतों ने स्पष्ट चेतावनी दे डाली है कि 28 अप्रैल को उद्धव सरकार का घेराव करना निश्चित है। जिस तरह से आज बड़ी चेतावनी ये दी गई है उसके बाद कहा जा सकता है कि साधु संतों में उद्धव सरकार के प्रति काफी ज्यादा रोष व्याप्त है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कानूनी पेच के साथ साथ कांग्रेस ने इस संकट की तलवार लटका दी है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की सत्ता बनी थी उस टाइम कांग्रेस को कोई भी मलाईदार मंत्रालय नहीं मिला था और अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए महाविकास अघाड़ी की सत्ता में वो अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा लेंगी, यानी कि हटा लेंगी। ऐसे में महाविकास अघाड़ी की सत्ता में उद्धव ठाकरे के 6 महीने 28 मई को पूरे होने जा रहे हैं। 28 मई तक यदि उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता नहीं मिलती है या वो एमएलए नहीं बनते हैं
तो निश्चित है कि उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद उनकी पूरी कैबिनेट भी बर्खास्त मानी जाएगी और उसके बाद उद्धव ठाकरे दोबारा अपनी कैबिनेट के साथ शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस महाविकास अघाड़ी की सत्ता में अपने कदम पीछे की ओर हटाएगी तो निश्चित है उद्धव ठाकरे दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे, पूर्ण बहुमत की संख्या उनके पास नहीं होगी। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि बीजेपी उसके बाद यहाँ पर सरकार बनाने की कवायद शुरू कर सकती है। बीजेपी एमएनएस एक तरह से इनके गठबंधन की चर्चाएं भी चल रही है और शिवसेना के कुछ विधायक बीजेपी और एमएनएस को ज्वाइन करने की बात भी तेज कर चुके हैं। ऐसे में एनसीपी के अजीत पवार के बारे में भी रुख बदले बदले होने की चर्चाएं चल रही है। कुल मिलाकर के एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और इसी का फायदा बीजेपी उठा सकती है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एमएलसी की सदस्यता उद्धव ठाकरे को देने के बारे में अपना अंतिम निर्णय अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है और 28 अप्रैल को जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे उसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कब उद्धव ठाकरे को शपथ ग्रहण करवाएंगे दोबारा, ये उनके विवेक पर डिपेंड करता है। और उसके बाद जो भी समय मिलेगा बीजेपी को, वो बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका होगा और ऐसे में महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सेंध लगाकर बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जो कोशिश है वो जरूर करेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे को यदि एमएलसी की सदस्यता दे दी जाती है तो बीजेपी के हाथ से तो ये मौका निकल जाएगा। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है। कांग्रेस जिस तरह से मलाईदार मंत्रालय नहीं मिलने से काफी नाराज है और अब एक तरह से माना जा सकता है कि शिवसेना आज से 6 महीने पहले जब एनसीपी और कांग्रेस को मनाने में लगी हुई थी वही दिन दोबारा उनको 29 मई को देखने को मिलेगा। जब 28 मई को उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे तो उसके बाद शिवसेना और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से 6 महीने पहले वाली जगह आकर के खड़े हो जाएंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एनसीपी में किस तरह के क्या जो समझौते होंगे या बोल सकते हैं कि क्या मलाईदार मंत्रालयों का ट्रांसफर होगा कांग्रेस में या फिर इन तीनों को दरकिनार करके बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।